शारिक सुहेल के रेस्टोरेंट वाले कमरे में महदूद होकर रह गया था। शहर में एक हंगामा सा मच गया था। इस कत्ल को भी पुलिस ने मुंशियात फरोशों के दो गिरोहों के तसादुम का नतीजा करार दिया था। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया था। राय आमा पुलिस के खिलाफ हो गई थी। सियासी और समाजी लीडरों के धुआंधार बयानात अखबारों में छप रहे थे और पुलिस को उन तमाम खराबियों की बुनियाद करार देने की कोशिश की जा रही थी। बाद सियासी और समाजी लीडरों ने खुलकर ये बयान दिए थे कि ये तमाम भयानक जराइम पुलिस की सरपरस्ती में हो रहे हैं। पुलिस ने अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए पकड़ दकड़ शुरू कर रखी थी। फिर पुलिस की गिरफ्त में वो लोग आ रहे थे जो जेब तराशी और छोटी मोटी चोरियों जैसे जराइम में मुलव्वस थे। बड़ी मछलियां उनके काबू में नहीं आ रही थी। सब लोग रोपोश हो गए थे। शारिन ने भी अपनी पनाहगाह से बाहर आना मुनासिब नहीं समझा। वैसे वो अच्छी तरह जानता था कि पुलिस की ये सरगर्मी 2-3 रोज तक जारी रहेगी और उसके बाद सारा जोश और खरोश ठंडा पड़ जाएगा और फिर खतरे की कोई बात नहीं रहेगी। 3 दिन बाद वो अपनी पनाहगाह से निकला। उसका ख्याल दुरुस्त साबित हुआ। पुलिस की सरगर्मियां सर्द पड़ गई थी। वो शाम के वक्त सुहेल के रेस्टोरेंट से निकला और मजंग पहुंच गया। गामा और 2 रात भी डेरे पर मौजूद थे। उनमें से एक को तो शारिक जानता था जबकि दूसरा उसके लिए अजनबी था। शारिक गामा को लेकर अलग चला गया। ये कौन है? शारिक ने उस अजनबी के बारे में दरियाफ्त किया। ये शीदा इटली वाला है। सियालकोट से आया हुआ है। कल से यहाँ बैठा हुआ है। इसे माल चाहिए, दामे ने बताया। तो दे देती इसे माल। तुम्हें तो पता है कहाँ रखा है? शारिक ने कहा। मुझे पता तो है लेकिन तुम्हारी इजाजत के बगैर दो उस माल को हाथ नहीं लगा सकता, गामे ने जवाब दिया। शारिक दिल में मुस्कुरा दिया। इसे अच्छी तरह जानते हो ना? उसने पूछा। हाँ, 1-2 मरतबा चांगे से माल ले गया था। कितना माल चाहिए इसे? 1 किलो। रकम लेकर आया है। गामे ने कहा। ठीक है, इसे रकम ले लो, मैं माल लेकर आता हूँ, शारिक ने कहा। गामा उस कमरे में बैठा हुआ था जहाँ वो आदमी बैठा हुआ था और शारिक मिदार में आ गया। उसने दरवाजा बंद करके तहखाना खोला और कब्र के अंदर उतर गया। तहखाने में दाखिल होकर सबसे पहले उसने तमाम चीजों को चेक किया। किसी चीज को नहीं छुआ गया था। तकरीबन 10 लाख की रकम भी अलमारी के सबसे निचले खाने में मौजूद थी। मुतमईन होने के बाद उसने हीवर का 1 किलो वाला पैकेट उठाकर प्लास्टिक के एक थैले में लपेटा और तहखाने से बाहर आ गया। उसने थैली गामे के हवाले कर दी। गामे ने वो थैली शीदे टल्ली के हवाले कर दी। माल चेक कर लो, बाद में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कोई एतबारी है गामे? शीदे टल्ली ने थैली लेते हुए कहा। बेएतबारी होती तो कल यहाँ ना बैठा रहता। यहाँ मैं इसलिए आता हूँ कि माल खरा और पूरा मिलता है। तुम वापस कब जाओगे? गामे ने पूछा। बस यहाँ से सीधा लारी अड्डे ही जाऊंगा, शीदे टल्ली ने जवाब दिया। तकरीबन आधे घंटे बाद सीधा टल्ली रुखसत हो गया। शारिक ने दूसरे आदमी को चाय लेने के लिए भेज दिया। सूरत क्या है? शारिक ने गामे से पूछा। 3 दिन पहले माजे गुजर का एक आदमी मारा गया था, गामे ने कहा। ये तो पता नहीं चला कि उसे किसने मारा था, लेकिन माजा गुजर ये समझता है कि उसे तुमने मारा था। क्यों गुजरा? तुम्हें एक दवाल मंडी के इलाके में ही देखा गया था। मौलवी हमीद वापस आया कि नहीं? शारिक ने पूछा। आज सुबह से उसने होटल खोला है, लेकिन माजे गुजर के आदमी उसे धमकी दे चुके हैं कि अगर उसने ग्वाल मंडी में अपना कारोबार बंद न किया तो उसे भी उड़ा दिया जाएगा। माजे गुज्जर को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी, शारिक ने कहा और चलना मुगी खामोशी के बाद बोला। फैसलाबाद से कोई पैगाम आया? नहीं जी, कोई नहीं आया, गामे ने जवाब दिया। इसी दौरान वो आदमी चाय लेकर आ गया। वो खामोशी से चाय पीते रहे। शारिक तकरीबन 11 बजे तक वहां रहा। इसी दौरान सिर्फ 2 ग्राहक वहां आए थे। गुज़िश्ता 3-4 दिन के दौरान पुलिस की पकड़ दकड़ की वजह से तमाम छोटे मुंशियात फरोश इधर उधर हो गए थे और अब आहिस्ता आहिस्ता वो दोबारा अपना धंधा शुरू कर रहे थे। 11 बजे के करीब शारिक एक बार फिर तहखाने में घुस गया। उसने अलमारी के निचले खाने से नोटों की गड्डियां निकालकर एक थैले में भर ली और तहखाने से बाहर आ गया। उसके कुछ ही देर बाद गामे को कुछ हदायत देता हुआ डेरे से निकल आया। चौक से उसे रिक्शा मिल गया था और वो सीधा चुबुर्जी पहुंच गया। रिक्शा उसने चौक वाली छोड़ दिया और पैदल चलता हुआ अपनी खुफिया पनाहगाह में पहुंच गया। अपने बेडरूम में आकर उसने अलमारी के पीछे दीवार में खुफिया खाना खोला और रकम उसमें रखने के बाद अलमारी दोबारा उसी जगह पर सिरका दी और कपड़े बदल कर बिस्तर पर लेट गया। 4 दिन पहले जब वो घर से निकला था तो उसने रविया और मरियम से कहा था कि अगर वो रात को ना आया तो सुबह आ जाएगा, लेकिन माजे गुजर के आदमियों की पैदा करदा गड़बड़ की वजह से वो सुहेल के यहाँ रुक गया था और पुलिस की सरगर्मियों की वजह से वहीं कैद होकर रह गया था। इस तरह वो आज भी घर में ही जा सका था। बिस्तर पर लेटते हुए वो समीना के बारे में सोचने लगा। उसे यकीन था कि समीना उस कोठी में मुंतकिल हो चुकी होगी। वो समीना के शहर में पूरी तरह जकड़ा जा चुका था, लेकिन नादानिस्ता तौर पर वो समीना को भी अपने साथ जराइम की दलदल में घसीट चुका था, जिसका उसे बेहद अफसोस था। समीना एक तालीम याफ्ता लड़की थी, एक मुअद्दल पेशे से वाबस्ता थी। माशरे ने उसे इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाता था, लेकिन जब लोगों को ये पता चलेगा कि वो एक जराइम पेशा शख्स से वाबस्ता हो चुकी है और खुद भी एक कत्ल में मुलव्वस है,
तो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, उसकी क्या इज्जत रह जाएगी लोगों की नजरों में। अब वो कानून की नजरों में भी मुजरिम थी। पुलिस को अभी तक ये मालूम नहीं हो सका था कि वो सलमान एडवोकेट के कत्ल में मुलव्वस है, लेकिन पुलिस को जैसे उसके बारे में शुबा होगा वो उस पर हाथ डालने में देर नहीं लगाएगी। शारिक समीना के बारे में ये सब कुछ सोचता हुआ नींद की आगोश में पहुंच गया। सुबह वो देर तक सोता रहा। बेदार होने के बाद भी वो बिस्तर पर पड़ा करवटें बदलता रहा। उसकी लीनी रूह एक बार फिर बहकिल अपने बारे में सोच रहा था। वो क्या था और क्या बन गया। उसके माँ बाप उसे क्या बनाना चाहते थे, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, लेकिन वो मुजरिम बन गया और उसे मुजरिम बनाने में कानून के मुआवजों ही का हाथ था। अगर कानून की ये मुआवज उसे इस रास्ते पर ना धकेलते तो आज वो कुछ और होता, शरीफाना और पुरसुकून जिंदगी बसर कर रहा होता। लेकिन अब शराफत और सुकून उसकी जिंदगी से रुखसत हो चुका था। वो कानून का मुजरिम था। उसके हाथ खून से रंगे हुए थे। उसका हर कदम उसे गहरी दलदल में धकेल रहा था। यही सब कुछ सोचते वो बिस्तर से उठ गया। इस वक्त 11:30 बज रहे थे। रात को वो आते हुए बेकरी से अंडे और डबल रोटी वगैरह ले आया था। उसने नाश्ता तैयार किया। नाश्ते के बाद कपड़े बदले और मकान से बाहर आ गया। वो सीधा बागबानपुरा चला गया। रविया से यूनिवर्सिटी गई हुई थी। मरियम ने उसे आड़े हाथों लिया। शारिक मुस्कुराते हुए खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। जब मरियम खामोश हुई तो वो बोला, माँ जी, मेरा कारोबार ही ऐसा है कि घर आने जाने का कोई वक्त नहीं रहा। कभी कई रोज शहर से बाहर रहना पड़ता है और कभी ऐसा भी होता है कि शहर में होते हुए भी घर आने का मौका नहीं मिलता। लेकिन हम कोशिश करूंगा को रोजाना नहीं तो दूसरे दिन घर का एक चक्कर लगा रिया जरूर। आज ऐसा कौन सा कारोबार है तेरा कि तुम्हें घर आने का वक्त ही नहीं मिलता? मरियम ने कहा। माँ जी, शारिक ने नजरें चुराते हुए कहा, बहुत से काम ऐसे होते हैं कि आदमी को 24 घंटे मसरूफ रहना पड़ता है और मेरा काम भी कुछ ऐसा ही है। शारिक बड़ी मुश्किल से मरियम को कायल कर सका था कि कारोबारी मसरूफियात की वजह से उसे घर आने का मौका नहीं मिलता। मरियम बार बार उसके कारोबार के बारे में पूछती रहती, लेकिन वो उसे कैसे बता देता कि वो असले और हीरोइन का सौदागर है। उसके हाथ खून से रंगे हुए हैं और वो पुलिस को मतलूब है। पुलिस को जैसे ही मौका मिला उसके हाथों में हथकड़ियां पहना दी जाने की। 3 बजे के लगभग उसने दोपहर का खाना खाया। उस वक्त रदिया भी आ गई थी। खाने के बाद वो रदिया के साथ ड्राइंग रूम में बैठा बातें कर रहा था कि अचानक ही उठकर खड़ा हुआ। क्या हुआ? रदिया ने उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। एक काम याद आ गया है, शारिक ने कहा। मैं जा रहा हूँ, वापसी में शायद देर हो जाए और ये भी हो सकता है कि वापस ना आऊं। अपने कमरे में आकर उसने कपड़े बदले और फौरन ही बाहर निकल गया। इत्तेफाक से गली से निकलते उसे टैक्सी मिल गई और वो उस पर बैठकर मजंग रवाना हो गया। शारिक को कोई काम याद नहीं आया था। उसे यूं लगा था जैसे किसी गैदी कुव्वत ने उसे पकड़कर उठा दिया हो। वो नहीं समझ सका था कि ऐसी बात क्या है जिसने उसे इस कदर उजलत में घर से निकलने पर मजबूर कर दिया था। जब वो मजंग वाले डेरे पर पहुंचा तो वहां नौलखा को देखकर वो चल पड़ा। तुम खैरियत, कब आए? शारिक ने उसे देखते ही पूछा। नौलखा को यहाँ देखकर उसका माथा ठीका था। खैरियत होती तो यहाँ ना आता शारिक बाबू, नौलखा ने जवाब दिया। मैं रात को लाहौर आया था, वो मेरे साथ है। उसने समीना का नाम लिए बगैर कहा। ओह, शारिक उसका मतलब समझ गया। कहाँ है? मेरी बहन के घर में है, नौलखा ने कहते हुए कनखियों से गामा की तरफ देखा। वो उसकी मौजूदगी में तफसील से बात नहीं करना चाहता था। शारिक ने गामा को इशारा किया और वो उठकर बाहर चला गया। हाँ बताओ क्या बात है? शारिक ने सवारियां निगाहों से नौलखा की तरफ देखा। फैसलाबाद में तो बड़ी गड़बड़ हो गई है शारिक बाबू, नौलखा ने कहा। पुलिस ने यह पता चला दिया है कि जिस उस तकिए पर छापा पड़ा था समीना बीबी भी वहां मौजूद थी, जो कब्रिस्तान की दीवार फांद कर यूसुफ की वर्कशॉप में चली गई थी। वर्कशॉप में काम करने वाले लड़कों ने पुलिस को उसके बारे में बता दिया है और पुलिस को शुबा है कि यूसुफ ने समीना को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया होगा और समीना ने किसी और की मदद से उसे कत्ल कर दिया। एक पुलिस अफसर समीना से पूछगछ के लिए कॉलेज में गया। वो मेरे बारे में भी मालूमात हासिल कर रहे थे। कल शाम मुझे पता चला कि पुलिस समीना की कोठी पर और हमारे तकिए पर छापा मारने वाली है। वह समीना बीबी को लेकर फैसलाबाद निकल आया। वो इस वक्त कहाँ है? शारिक ने पूछा। चुबुर्गी क्वार्टर में मेरी फूफी गात बहन रहती है। रात को हम वहीं रहे थे। समीना अब भी वहीं है। मैं सुबह से यहाँ बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन एक गड़बड़ हो गई है। वो क्या? शारिक ने मुझे भी निगाहों से उसकी तरफ देखा। चुबुर्गी क्वार्टर में समीना के माँ बाप का भी घर है, नौलखा ने कहा। मेरा तो ख्याल था कि समीना बीबी को चंद रोज तक अपनी बहन के घर में रहूंगा, लेकिन अब यह मुमकिन नहीं। कलसूम के घर औरतों का आना जाना है और वो सब समीना को जानती हैं, इसलिए उसे वहां नहीं रखा जा सकता। ये तो वाकई खतरनाक बात है, शारिक बोला। तुम उसे मासी मेरा के घर ले आओ, वो एक आध दिन वहां रहेगी, उसके बाद मैं कोई और बंदोबस्त करूंगा। ठीक है, नौलखा उठते हुए बोला। मैं समीना बीबी को लेकर मासी मेरा के घर पहुंच जाता हूँ। मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। शारिक भी कहते हुए उठ गया।
वो दोनों डेरे से इकट्ठे ही निकले थे। नोनका चौक की तरफ चला गया और शारिक ऊपर से घूमकर गलियों से चकराता हुआ मासी मीरा के घर आ गया। छांगे के मरने के बाद शारिक ने अपने तमाम आदमियों को सख्ती से हदायत कर दी थी कि सूरत ख्वाह कुछ भी हो वो मासी मीरा के घर ना जाए। वो खुद भी अब तक सिर्फ एक ही मर्तबा गया था और आज दूसरी मर्तबा वहां जा रहा था। दस्तक के जवाब में दरवाजा मासी मीरा ही ने खोला था। अंदर आ जाऊं मासी, शारिक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। आ जा पुत्र, मासी मीरा दरवाजे से एक तरफ हटते हुए बोली। तुझे इजाजत लेने की भला क्या जरूरत है? शारिक अंदर आ गया। मासी मीरा ने दरवाजा बंद कर दिया और उसे लेकर बैठक में आ गई। चाय पियोगे पुत्र? उसने पूछा। जरूर पीऊंगा मासी, लेकिन पहले एक जरूरी बात करना चाहता हूँ, शारिक बोला। क्या बात है पुत्र? मासी मीरा दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। शारिक जलने में खामोश रहा, फिर समीना के बारे में बताने लगा। आखिर में वो कह रहा था वो बड़ी मजलूम लड़की है, महज मेरी वजह से मुसीबत में फंस गई है और मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। वो 1-2 रोज यहाँ रहेगी, फिर मैं उसके लिए कोई दूसरा बंदोबस्त कर दूंगा। कोई दूसरा बंदोबस्त करने की क्या जरूरत है पुत्र? मासी मीरा ने कहा। उसे ले आओ, वो यहीं रहेगी, मेरा भी दिल लगा रहेगा। नहीं मासी, शारिक ने कहा, पुलिस उसके पीछे लग गई है। अगर वो लोग उसका सुराग लगाते हुए यहाँ तक पहुंच गए तो आपको भी परेशानी होगी। नहीं, उसका यहाँ आना ठीक नहीं है। 1-8 दिन की बात तो कोई नहीं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मासी मीरा ने कहा। फूंकते हुए बोली, तुम बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। वो कमरे से बाहर निकल गई और शारिक समीना के बारे में सोचने लगा। कुछ देर बाद मासी मीरा चाय बनाकर ले आई। चाय के दौरान वो ज्यादातर छांगा के बारे में बातें करते रहे। तकरीबन 1 घंटे बाद गली से कोई गाड़ी रुकने की आवाज सुनाई थी और फिर दरवाजा खटखटाया गया। मासी मीरा ने जाकर दरवाजा खोला और जब वो वापस आई तो उसके साथ समीना और नौलखा भी थे। बड़ा गजब हो गया शारिक बाबू, नौलखा ने सूटकेस रखते हुए कहा। क्या हुआ? शारिक ने पूछा। हम टैक्सी पर कानूनी गेट से निकल ही रहे थे कि समीना के बाप ने इसे देख लिया। उसने मोटरसाइकिल पर हमारी टैक्सी का पीछा किया, मगर टैक्सी ड्राइवर बड़ा होशियार आदमी था। वो चक्कर देता हुआ दरबार की तरफ ले गया। वहां से हम दूसरी टैक्सी में बैठकर बेड़ी शाहू पहुंच गए। वो टैक्सी वहां छोड़ी और तीसरी टैक्सी पर बैठकर यहाँ आए हैं। इस सूरत से समीना बीबी को तो क्या, मैं भी परेशान हो गया हूँ, नौलखे ने बताया। शारिक ने समीना की तरफ देखा। वो कुर्सी पर बैठी हुई फूट फूट कर रो रही थी। रोने से कोई मसला हल नहीं होगा समीना, शारिक ने कहा। कि तुमने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया है? समीना रोते हुए बोली। किन गुनाहों की सजा मिल रही है मुझे? काश तुमसे मेरी मुलाकात ना हुई होती। अब तो मामला बहुत आगे निकल चुका है, पछताने से कुछ हासिल ना होगा, शारिक बोला। उसने मासी मीरा को इशारा किया। वो समीना को उठाकर दूसरे कमरे में ले गई। तुम अपनी बहन के यहाँ पहले भी आते जाते रहे हो, उस मोहल्ले के लोग तुम्हें पहचानते तो नहीं? शारिक ने जोनत के चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। मैं तकरीबन 1 साल पहले कलसूम के घर गया था और वो भी रात के वक्त। वहां मुझे कोई नहीं जानता। अभी भी सामने वाली हमसाई ने मुझे और समीना को कलसूम के घर से निकलते हुए देखा था, नौलखे ने कहा। क्या उसने समीना की शक्ल देखी थी? शारिक ने पूछा। नहीं, नौलता ने नफी में सारी लाया। उस वक्त तो इसने अपना चेहरा चादर में छुपा रखा था, लेकिन गेट से निकलते हुए अचानक ही समीना के बाप की मोटरसाइकिल सामने आ गई थी। उसे बचाने के लिए ड्राइवर ने ब्रेक लगाए तो झटका लगने से समीना के सर से चादर उतर गई और उसके बाप ने इसे देख लिया। टैक्सी अगरचे उस वक्त चल पड़ी थी, लेकिन समीना के बाप ने मोटरसाइकिल पर हमारा पीछा शुरू कर दिया था। बड़ी मुश्किल से उससे पीछा छुड़ाया है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो पीछा नहीं छोड़ेगा, शारिक ने कहा। उस कॉलोनी ने ज्यादा क्वार्टर नहीं है। वो ये मालूम करने की कोशिश जरूर करेगा कि तुम लोग किस घर से निकले थे और इस तरह उन्हें पता चल जाएगा कि समीना कलसूम के घर में रहती थी। और अगर उन्होंने पुलिस में अगवा की रिपोर्ट लिखवा दी तो पुलिस वाले कलसूम और उसके चोर को परेशान करेंगे। इतनी दूर की बात तो मैंने भी नहीं सोची थी, नौलखे ने कहा। उसके चेहरे पर भी परेशानी के असरार उभर आए थे। लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं शारिक बाबू, कलसूम और उसका सामान मेरे बारे में ही बताएंगे ना। पुलिस वाले बेतलाश में फैसलाबाद जाएंगे और मैं फैसलाबाद में नहीं हूँ। हाँ ठीक है, देखा जाएगा, शारिक ने जवाब दिया। तकरीबन 8 बजे वो मासी मीरा के मकान से निकलकर डेरे पर आ गए। नौनका को अब यहीं रहना था, लेकिन शारिक मुतमईन नहीं था। अगर पुलिस नौनका का सुराग लगाती हुई यहाँ तक पहुंच गई तो बहुत बड़ा मामला बन जाएगा। समीना का मासी मीरा के घर में रहना दुरुस्त नहीं था। पहले उसके ज़हन में आया कि समीना को घर पहुंचा दे, लेकिन फिर इस ख्याल को उसने ज़हन से झटक दिया। वो मरियम और रविया को इस किस्म के मामला से अलग ही रखना चाहता था। फिर दफादन उसके ज़हन में एक और ख्याल आया, वो समीना को शाम नगर वाले मकान में ले जा सकता था। रात 10 बजे के करीब वो डेरे से निकला, चौक से टैक्सी ली और मासी मीरा के घर से समीना को लेकर शाम नगर की तरफ रवाना हो गया। टैक्सी उसने गली के मोड़ पर ही रुकवा ली। उसने समीना का सूटकेस उठा लिया और वो दोनों गली में दाखिल हो गए। मकान के बैरूनी गेट के बाहर कुंडा लगा हुआ था। शारिक ने गली में इधर उधर देखा। इत्तफाक से उस वक्त गली में कोई नहीं था।
उसने कुंडा खोदा, समीना को अंदर दाखिल होने का मौका दिया, फिर खुद अंदर दाखिल होकर गेट बंद कर दिया और बरामदे में पहुंचकर दीवार की चौखट के ऊपर हाथ डालकर ठिठोलने लगा। चौखट में उसने गहरा सुराख बना रखा था। बरामदे वाले दरवाजे की ताले की चाबी उस चौखट के उसी सुराख में रख दिया करता था। किसी को यहाँ चाबी रखे जाने के बारे में कुछ भी नहीं इन था। उसने ठिठोल कर चाबी निकाली और ताला खोलकर दरवाजा खोल दिया। पहले उसने समीना को अंदर दाखिल होने का रास्ता दिया, फिर खुद अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद कर दिया और बत्ती जलाने के लिए दीवार पर स्विच टिटोलने लगा। गहरी तारीकी थी। समीना के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके ज़हन पर एक अजीब सा खौफ तारी हो रहा था। शारिक उसके घर में कई रोज रह चुका था, लेकिन उसने बड़ी शराफत का मुजाहरा किया था। लेकिन उस वक्त बात कुछ छोड़ थी और अब वो बकौल शख्स अपनी सारी कश्तियां जला कर आई थी और वो शारिक के रहमो करम पर थी। वो पुलिस के खौफ से बाबी थी। उसने अपने घर वालों को भी धोखा दिया था। ये बात उसने खास तौर पर समझ ली थी कि अब उसके मुकद्दर में जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं था। एक जराइम पेशा शख्स की पनाह में रहकर वो जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी गुजार सकती थी। थोड़ी सी आवाज के साथ रोशनी फैल गई। समीना की आंखें चुदिया सी गई, लेकिन चंद लम्हों के बाद उसकी आंखें तेज रोशनी से मानूस हुई तो वो इधर उधर देखने लगी। ये मेरी खुफिया पनाहगाह है जिसके बारे में किसी को इल्म नहीं। तुम पहली हस्ती हो जिसे मैं यहाँ लाया हूँ। शारिक ने कहा, आओ मैं तुम्हें पूरा घर दिखा दूं। वो बेडरूम में आ गए। शारिक ने उसका सूटकेस पलंग पर रख दिया। वो उसे बेड दिखाने के बाद दूसरे कमरे में ले आया। बेडरूम में तो आरामदेह बिस्तर लगा हुआ था, लेकिन कमरे में बान की चिलंगा सी चारपाई के सिवा कुछ भी नहीं था। फर्श पर गर्द जमी हुई थी और साफ जाहिर हो रहा था कि इस कमरे की सफाई पर कभी तवज्जो नहीं दी गई थी। वो उसे लाउन में ले आया। यह मुस्ततील कमरा था। 3-4 कुर्सियों और एक मेज पड़ी हुई थी। बेल बशीशे का एक गिलास और एक जग भी रखा हुआ था। उस कमरे के एक दरवाजा बाईं तरफ भी खुलता था। दाईं तरफ किचन था। किचन के दरवाजे के करीब 8 मुकाब फुट का एक फ्रिज भी रखा हुआ था। किचन में जरूरत के बर्तन और दीगर तमाम चीजें मौजूद थी। गैस का चूल्हा भी रखा हुआ था और एक कोने में बुरशीम का सिलेंडर भी मौजूद था। सिंक में 3-4 जूठे बर्तन पड़े हुए थे। तुमने खाना खाया या नहीं? शारिक ने पूछा। नहीं, लेकिन मुझे भूख नहीं, समीना ने जवाब दिया। खाना पीना छोड़ दोगी तो बीमार पड़ जाओगी, शारिक ने कहा। इस वक्त तुम्हें होटल ही से ले आता हूँ। कल सुबह कोई दीगर बंदोबस्त किया जाएगा। आओ दरवाजा बंद कर लो, मैं बाहर ही मौजूद हूँगा। शारिक के बाहर जाते ही समीना ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और बेडरूम में आ गई। उसके दिमाग में आंधियां सी चल रही थी। उसने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी थी। अपनी बर्बादी की जिम्मेदार वो खुद थी। उसमें शारिक का या किसी और का कोई कसूर नहीं था। तकरीबन आधे घंटे बाद शारिक खाना लेकर आ गया। चिकन, तिक्का कबाब और तंदूर की रोटियां। वो दूध और सुबह के नाश्ते के लिए डबल रोटी और अंडे मक्खन वगैरह भी ले आया था। समीना ने पहले किचन में जाकर बर्तन धोए। इसी दौरान शारिक ने बेज वगैरह साफ कर दी और गिलास और जग धोकर उसमें पानी भरकर बेज पर रख दिया। समीना ने खाना प्लेटों में निकाल लिया। कुछ देर बाद वो दोनों मेज पर आमने सामने बैठे खाना खा रहे थे। समीना का अंदाज आता था जैसे नवाले जबरदस्ती हल्क में ठोंस रही हो। वो बताया तो शारिक के सामने बैठी हुई थी, लेकिन उसका जहन कहीं और था। उसके घर वालों का क्या हाल होगा? उसकी आंखों के सामने वो मंजिल घूम गया जब उसने टैक्सी पर कॉलोनी के गेट से गुजरते हुए अपने बाप को देखा था। उसके बाप की आंखों में पहले हैरत के तासरात उभरे थे, फिर हैरत की जगह तशवीश और परेशानी ने ले ली थी। उसका बाप मोटरसाइकिल को स्टैंड पर खड़ी कर रहा था। वो गालबन टैक्सी की तरफ आना चाहता था, लेकिन इसी दौरान टैक्सी हरकत में आ गई थी। उसका बाप समीना को पुकारता हुआ टैक्सी के पीछे लपका। नौलता ने भी पीछे मुड़कर देखा था। ये कौन है? उसने पूछा। फिनिश डैडी, समीना ने खौफजदा लहजे में जवाब दिया। उसके साथ उसने पीछे मुड़कर भी देखा था। उसके चेहरे पर इस किस्म के तासरात उभर आए थे जैसे अभी रो पड़ेगी। नौलखा ने टैक्सी ड्राइवर से कुछ कहा। टैक्सी की रफ्तार एकदम तेज हो गई। समीना बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। उसका बाप अपनी मोटरसाइकिल की तरफ लटका और फिर उसने मोटरसाइकिल पर टैक्सी का ताकुब शुरू कर दिया। फिर टैक्सी ड्राइवर एक तजर्बाकार आदमी था। वो जल्दी समीना के बाप को डांट देने में कामयाब हो गया। दादसा दरबार के करीब उन्होंने वो टैक्सी छोड़ दी और दूसरी टैक्सी में बैठ गए। फिर गड़ी चाऊ से एक तीसरी टैक्सी में बैठकर बदन में मासी बेरा के घर पहुंचे। समीना को बाप का चेहरा बार बार अपनी आंखों के सामने घूमता हुआ नजर आ रहा था। वो टैक्सी को खो देने के बाद यकीनन घर गया होगा और जब उसे पता चला होगा कि समीना घर नहीं आई थी तो उस पर और घर के दूसरे अफराद पर क्या क़यामत गुजरी होगी। समीना को यूं गुमसुम पाकर शारिक ने बेस भर से बर्तन उठाकर किचन में रख दिए और समीना को बाजू से पकड़कर बेडरूम में ले आया। ज्यादा मत सोचो, जो होना था वो हो चुका, अब सोचना छोड़ दो। समीना पलंग की पट्टी पर बैठ गई। उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बह निकले थे। शारिक उसका हाथ सहलाते हुए उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। समीना ने भी अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाने की कोशिश नहीं की थी। शारिक ने घड़ी देखी, 12 बजने वाले थे। तुम यहाँ पलंग पर सो जाओ,